326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे एक खतरनाक खूनी युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध से भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया। तो आइए जानते हैं झेलम युद्ध की दास्तान। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैसेडोनिया का शासक सिकंदर अपने दुनिया जीतने के सपने को लेकर लगातार युद्ध अभियान कर रहा था। सिकंदर को इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। जल्द ही सिकंदर ने बेबीलोन, मिस्र और फारस को जीत लिया, परंतु वह यही नहीं रुका। उसे तो हिंदू कुश पार भारत पर हमला करना था, क्योंकि उसने भारत की समृद्धि के बारे में खूब सुना था। उस समय पश्चिमी भारत 25 छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सिकंदर सिरस्तान और अफगानिस्तान को जीतता हुआ काबुल घाटी से होकर भारत पर चढ़ाया। यहाँ शशिगुप्त ने उसका स्वागत किया ही था कि तक्षशिला के राजा आम्बी ने उसे भारत पर हमला करने के लिए संदेश भेजा और उसे 11,000 सैनिक सहायता देने का वादा भी किया। इससे ही उत्साहित होकर सिकंदर भारत में आगे बढ़ा और उसने झेलम और चिराब नदियों के बीच स्थित पौरव राज्य को जीतने का निश्चय किया। सिकंदर ने राजा पोरस को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, पर पोरस ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और जल्द ही युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। राजा पोरस के पास लगभग 30,000 सैनिक थे। वहीं दूसरी ओर सिकंदर झेलम नदी के उस पार लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ हमला करने के लिए तैयार था। बारिश का मौसम था। सिकंदर ने अपने एक सेनापति को विशाल सेना की टुकड़ी के साथ नदी के किनारे पर तैनात किया था। सिकंदर ने रात में हो रही बारिश का फ़ायदा उठाकर झेलम नदी को पार कर लिया और सिकंदर नदी के उस पार पहुंच गया। यहाँ आकर उसने पोरस को हराने के लिए व्यूह रचना तैयार करने लगा। इधर पोरस भी मुकाबले के लिए तैयार था। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। सिकंदर के बाएं दाएं घुड़सवार सेना की टुकड़ियां थी, तो केंद्र में लंबे भाले वाले सैनिक थे। केंद्र में पत्थर फेंकने वाली मशीनों के साथ तीरंदाज भी तैनात थे। इधर पोरस की सेना में सबसे आगे हाथी सेना थी। हाथी सेना के पीछे पैदल सैनिक थे और दाएं बाएं घुड़सवार सेना तैनात थी। सिकंदर ने अपनी चाल चलते हुए अपने पीछे की सेना को दाईं तरफ भेजा। तभी पोरस को लगा कि हमला दाएं से होगा, इसीलिए सेना की एक टुकड़ी को उसने दाईं तरफ भेजा और सिकंदर ने उसके बाएं भाग पर हमला कर दिया। तो पोरस ने पुनः सेना की मदद के लिए टुकड़ी को बाईं तरफ भेजा और खुद अपनी हाथी सेना के साथ सिकंदर की मुख्य सेना से जा भिड़ा। सिकंदर अपनी शानदार रणनीति के बावजूद पोरस को नहीं हरा पा रहा था। वहीं पोरस की हाथी सेना ने यूनानी सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इसी हमले में सिकंदर का घोड़ा बुसोफेलस मारा गया और सिकंदर भी घायल हो गया। सिकंदर ने अपने सामने राजा पोरस को खड़ा देखा, परंतु सिकंदर के सेनापतियों ने उसे चालाकी से बचा लिया। परंतु पोरस की हाथी सेना अब भी यूनानी सेना को नुकसान पहुंचा रही थी। तभी यूनानी सेना ने अपने भालों से हाथियों को अंधा कर दिया। यूनानी तीरंदाजों ने भी पोरस की सेना पर निशाने लगाना शुरू किया। इससे हाथी सेना परेशान होकर पीछे मुड़ने लगी। बारिश होने की वजह से जमीन फिसलनदार हो गई, परंतु पोरस अब भी हाथियों पर बैठकर लड़ता रहा और पोरस घायल हो गया। अवसर देखकर यूनानी सैनिकों ने पोरस को बंदी बना लिया। पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया। तब सिकंदर ने पोरस से कहा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वैसा व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो यह सुनकर सिकंदर ने पोरस से मित्रता कर ली। दूसरा कारण यह माना जाता है कि सिकंदर की सेना को युद्ध में भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते सिकंदर की सेना भारत के मगध राज्य से युद्ध नहीं कर सकती थी। उस समय भारत में नंद साम्राज्य का शासन था और उस समय मगध के पास 2 लाख सैनिकों की सेना थी, परंतु सिकंदर की सेना ने भारत में आगे बढ़ने से मना कर दिया। जहाँ तक झेलम युद्ध के परिणाम की बात करें तो पश्चिमी इतिहासकार सिकंदर को विजेता बताते हैं, तो ईरानी, भारतीय और चीनी दार्शनिक पोरस को विजय मानते हैं। परंतु इस युद्ध का निर्णायक परिणाम नहीं निकल सका। पोरस फिर से राज करने लगा। इधर सिकंदर भी अपने देश वापस रवाना हुआ। रास्ते में सिकंदर ईरान के सूसा नगर में रुका, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब तक इतिहासकार मौत का कारण जहर देना बताते हैं,
तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर के सेनापतियों ने ही उसे मार डाला, परंतु सिकंदर और पोरस दोनों ही अपने समय के महान योद्धा रहे। तो ये थी झेलम युद्ध की कहानी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।